दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 15,88,129 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 5,30,072 हो गई है। आपको बता दें कि अच्छी बात यह है कि 10,22,606 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 35,036 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, वहां पर अभी कुल मामलों की संख्या 4,06,51 हो गई है, जबकि तमिलनाडु अभी दूसरे नंबर पर है, वहां पर 2,34,114 मामले हो गए हैं। दिल्ली तीसरे नंबर पर है, जहां पर 1,33,310 मामले हो गए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर है और वहां 1,20,390 मामले हो गए हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राहुल का पीएम मोदी पर तंज, कहा कि देश को बर्बाद कर रहे मोदी, जल्द ही टूटेगा भ्रम। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी लगातार ही केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर तंज कर रहे हैं। कभी चीन की सीमा का विवाद तो कभी बेरोजगारी, राहुल लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल ने गुरुवार को भी एक बार फिर ट्वीट करके सरकार पर तंज कसा है। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल ने ट्वीट करके कहा कि मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश, उनकी पूंजीवादी मीडिया ने एक मायाजाल रचा हुआ है, ये भ्रम जल्द ही टूटेगा। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले राहुल ने सोमवार को अपनी वीडियो सीरीज में अगले भाग के जरिए सरकार को घेरा और कहा कि वह चीन की घुसपैठ पर झूठ नहीं बोलने वाले हैं, चाहे उनका राजनीतिक जीवन ही क्यों न खत्म हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों की भारतीय सीमा में घुसपैठ को नकारने और इस विषय पर झूठ बोलने वाले देशभक्त नहीं हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि एक भारतीय होने के नाते मेरी पहली प्राथमिकता देश और इसकी जनता है। इन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री से चीन पर आपके सवाल भारत को कमजोर कर रहे हैं? ये एकदम साफ है कि चीनी हमारे इलाके में घुसे हुए हैं। यह बात मुझे परेशान करती है कि कैसे एक दूसरा देश हमारे इलाके में घुस आया है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा कि अब आप एक राजनीतिज्ञ के तौर पर चाहते हैं कि मैं चुप रहूं और अपने लोगों से झूठ बोलूं, तो ये ऐसा होने वाला नहीं है। मैंने उपग्रह की तस्वीरें देखी हैं, मैंने पूर्व सैनिक कर्मियों से बात की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं कि चीनी इस देश में नहीं घुसे हैं, तो मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूं। स्पष्ट कर दूं कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, चाहे मेरा भविष्य डूब ही जाए, मैं झूठ नहीं बोल सकता। दोस्तों देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अनलॉक 3 के दिशा निर्देश जारी, जाने क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइन में रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध अब हटा लिया गया है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक लोग योग संस्थाओं और जिम को 5 अगस्त 2020 से खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि इस दौरान सरकार की ओर से शारीरिक दूरी समेत अन्य निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थाएं 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। यही नहीं, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की अनुमति इस बार भी नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोनों में पूर्व की तरह लॉकडाउन जारी रहेगा। आपको बता दें कि धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों, रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी जिनमें भीड़ जमा होती है। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में रात्रिकालीन कर्फ्यू को हटा दिया गया है, यानी कि अब रात में लोगों के आने जाने पर पाबंदी नहीं रहेगी। 5 अगस्त से योग संस्थान, जिम खोलने की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इस दौरान शारीरिक दूरी समेत दूसरे एहतियात का पालन करना होगा। और दोस्तों आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को शारीरिक दूरी और अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ ही इजाजत दे दी गई है। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 21 जुलाई को जारी निर्देशों का पालन करना होगा। और आपको बता दें कि पहले की तरह इस बार भी वंदे भारत मिशन के तहत इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को मंजूरी दे दी गई है। यही नहीं, सरकार की ओर से विशेष विमानों के आवागमन को भी मंजूरी दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं होगी। अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों से ज्यादा शामिल होने पर पाबंदी रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए दुकानों के सामने पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाना प्रतिबंधित होगा। दोस्तों हमारे देश में महामारी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जब भी आप बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि भारत ने विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए खोले दरवाजे, देश में खुल सकेंगे कैंपस। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के दौरान नई शिक्षा नीति के तहत भारत ने अब विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। दुनिया के प्रतिष्ठित
विश्वविद्यालय अब देश में अपने कैंपस खोल सकेंगे। इससे प्रतिभा पलायन को रोकने में मदद मिलने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी खासी बढ़त मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति की घोषणा के तहत ये फैसला लिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया कि सरकार विश्व के सर्वोत्तम रैंक वाले विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने का अवसर देगी। बताया जाता है कि सरकार के इस फैसले के पीछे तथ्य यह भी काम कर रहा है कि हर साल 7.5 लाख छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हैं। ऐसा करने के लिए वे विदेशों में अरबों डॉलर की मोटी रकम खर्च करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हालांकि इस फैसले के आलोचकों का भी ये कहना है कि सर्वोच्च श्रेणी के विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर क्यों खोलना चाहेंगे, जब भारत सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति के तहत फीस की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है। यानी कि अब विश्वविद्यालय मुंह मांगी रकम नहीं बटोर सकेंगे। उल्लेखनीय ये है कि देश के वामपंथी नेताओं समेत पीएम मोदी भी पूर्ववर्ती सरकारों के विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अनुमति देने के प्रयासों का विरोध करते रहे हैं, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि रूस ने बनाया दुनिया का पहला महामारी वैक्सीन लाने का प्लान। 10 अगस्त को हो सकता है बड़ा ऐलान। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में लोग महामारी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। इन सभी के बीच नजरें दुनिया की पहली महामारी वैक्सीन आने पर टिकी हुई है। रूस ने दुनिया की पहली महामारी वैक्सीन लाने का प्लान बना लिया है। इसको लेकर रूस तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया के कई देश फिलहाल महामारी के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं। इस बीच रूस 10 अगस्त तक दुनिया की पहली महामारी वैक्सीन को मंजूरी दिलाने की कोशिशों में जुट गया है। रूस ने इसको लेकर खास रणनीति भी तैयार कर ली है। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस 10 अगस्त तक वैक्सीन को मंजूरी देने की योजना बना रहा है, जिसे मॉस्को स्थित गैलमिया संस्थान ने बनाया है। रूस ने कथित तौर पर कहा कि एक बार वैक्सीन के सार्वजनिक उपयोग के लिए मंजूरी मिलने के बाद इसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि रिपोर्टों के अनुसार रूस की महामारी वैक्सीन को अपना दूसरा चरण पूरा करना अभी बाकी है, जबकि दुनिया भर में शोध किए जा रहे कुछ अन्य वैक्सीनों का ट्रायल तीसरे चरण में है। और दोस्तों, इसी के साथ आपको अगली खबर बता दें कि तमिलनाडु में 31 अगस्त तक लॉकडाउन का विस्तार, जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु में महामारी के बढ़ते प्रसार के मद्देनजर राज्य में 31 अगस्त की आधी रात तक लॉकडाउन का विस्तार किया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी जाएगी, लेकिन रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू रहेगा। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महामारी संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि मिशन बिगिन अगेन के तहत इसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। 5 अगस्त से ग्रेटर मुंबई, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती और नागपुर सहित मुंबई महानगरीय क्षेत्र के नगर निगमों के सभी मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुल जाएंगे, पर मॉल्स के थिएटर और फूड कोर्ट को अभी बंद रखा गया है। ये मॉल्स सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौरान टैक्सी में 4 तो बाइक पर 2 लोगों को बैठने की छूट रहेगी। इसके अलावा ऐसे खेल जिसमें कि अधिक खिलाड़ी या टीम नहीं होती है, जैसे कि गोल्फ, जिम्नास्टिक, टेनिस और बैडमिंटन के कोर्ट भी 5 अगस्त से खोले जा सकते हैं। वहीं अब टैक्सी और दूसरे 4 व्हीलर में ड्राइवर और 3 लोग बैठ सकते हैं। बाइक पर 2 लोगों के बैठने की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि 29 जून से लेकर 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी समय सीमा अब खत्म होने जा रही है। चूंकि महाराष्ट्र में महामारी के कारण हालात लगातार खराब हो रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन की सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त की रात 12 बजे तक के लिए लागू कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस राज्य में रहते हैं। क्या आपके राज्य में भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है? आप अपने नाम के साथ राज्य का नाम लिखकर कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी राहत। दिल्ली में 8 रुपए 36 पैसे तक घटे हैं डीजल के दाम। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक बड़ा ऐलान किया। राजधानी में महामारी के संकट के बीच केजरीवाल सरकार ने डीजल का दाम घटाने का फैसला लिया है। दिल्ली में डीजल पर अब सिर्फ 16% वैट लगाया जाएगा। केजरीवाल सरकार की इस राहत के साथ ही दिल्ली में अब डीजल के दाम में 8.36 रुपए तक की कमी आएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम ने कहा कि दिल्ली में अभी 82 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बिक रहा है। अब 30% से घटाकर 16% वैट कर दिया गया है। इससे अब डीजल के दाम 8 रुपए तक कम हो जाएंगे। डीजल अब 73.64 रुपए में मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि गुरुवार को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि कैबिनेट ने राज्य में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ये फैसला लिया है। दिल्ली में अब लोग काम पर लौट रहे हैं, माहौल भी सुधर रहा है और महामारी के केस भी कम हो रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ओर से ऐलान किया गया है कि लगातार कारोबारियों और फैक्ट्री वालों ने उनसे इस बात की अपील की थी कि ऐसे में अब सरकार की ओर से ये राहत दी जा रही है कि ताकि दिल्ली में कामकाज शुरू हो सके। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति, पढ़ाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड सब में होंगे बड़े बदलाव। दोस्तों, आपको बता दें कि देश की शिक्षा नीति में 34 साल बाद नए बदलाव किए गए हैं। बुधवार को इस नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। नई शिक्षा नीति में स्कूल के बस्ते, प्री प्राइमरी क्लासेस से
लेकर बोर्ड परीक्षाओं, रिपोर्ट कार्ड, यूजी एडमिशन के तरीके, एमफिल तक बहुत कुछ बदल गया है। आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतने सालों बाद क्या बदला है? इससे आपके बच्चों की पढ़ाई पर कैसा फर्क पड़ेगा? इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा जैसे व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ किसी लाइफ स्किल से सीधा जोड़ा जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक आप आर्ट्स, म्यूजिक, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम या एक्टिविटी के तौर पर पढ़ते आए हैं। अब ये मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे और इन्हें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भर नहीं कहा जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक शादी होने या किसी के बीमार होने पर किसी की पढ़ाई बीच में छूट जाती थी। अब ये व्यवस्था है कि अगर किसी कारण से पढ़ाई बीच सेमेस्टर में छूट जाती है तो इसे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के तहत आपको लाभ मिलेगा। मतलब अगर आपने 1 साल पढ़ाई की है तो सर्टिफिकेट, 2 साल की है तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री दे दी जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि अब बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल को जोड़ा जाएगा। जैसे कि आपने अगर स्कूल में कुछ रोजगार परक सीखा है तो इसे आपके रिपोर्ट कार्ड में जगह मिलेगी, जिससे कि बच्चों में लाइफ स्किल का भी विकास हो सकेगा। अभी तक रिपोर्ट कार्ड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। और इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा में नामांकन कराने का लक्ष्य है। इसका मतलब हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना या उन्हें शिक्षा से जोड़ना है। इसके अलावा राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण में अब सभी सरकारी और निजी स्कूल शामिल होंगे। पहली बार सरकारी और निजी स्कूलों में एक नियम लागू होंगे। इससे निजी स्कूलों की मनमानी और फीस पर लगाम लगेगी। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि टैक्स पेयर को बड़ी राहत, ITR भरने की डेडलाइन बढ़ी, 30 सितंबर तक करें फाइल। दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में लगातार बढ़ते महामारी संकट के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने अब आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अब टैक्स भरने के लिए आपके पास 30 सितंबर तक का समय है। दोस्तों, आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। विभाग ने ट्वीट में लिखा, महामारी की वजह से बड़ी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि CBDT ने वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 बार ITR दाखिल करने की तारीख को बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2020 तक ITR फाइल करना था। इसके बाद इसे बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया। फिर इसे बढ़ाकर 31 जुलाई आखिरी तारीख कर दी गई और अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली सनसनीखेज खबर की तरफ। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में बिहार पुलिस की एंट्री के बाद अंडरग्राउंड हुई रिया चक्रवर्ती। दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में साजिश के आरोप झेल रही रिया चक्रवर्ती बिहार पुलिस का नाम सुनते ही अंडरग्राउंड हो गई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती अब तक मुंबई में बड़े आराम से रह रही थी, लेकिन जैसे ही बिहार पुलिस की एंट्री हुई उन्होंने अंडरग्राउंड होना ही बेहतर समझा। आपको बता दें कि सुशांत के पिता द्वारा दर्ज FIR के आधार पर पटना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। FIR के तुरंत बाद पटना पुलिस की टीम मुंबई पहुंची। बताया ये जा रहा है कि रिया अपने मुंबई स्थित घर पर नहीं है। पटना से पुलिस इस मामले की जांच करने मुंबई आई और जब रिया के घर पहुंची तब वो वहां नहीं मिली। उन्होंने बताया कि रिया अब वहां नहीं रहती और अब पुलिस उनका सही पता ढूंढ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि वहीं पटना में दर्ज करवाई गई FIR को लेकर एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट में याचिका दायर करके रिया ने बिहार में चल रही केस की जांच को मुंबई में ट्रांसफर करने की मांग की है। मालूम हो कि KK सिंह ने FIR में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को धोखा दिया था? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि रक्षाबंधन पर इस बार फ्री सफर का नहीं मिलेगा सुविधा। जानिए क्या है वजह। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार रक्षाबंधन पर रोडवेज प्रबंधन फ्री में महिलाओं को यात्रा करने की सुविधा नहीं देगा। आपको बता दें कि यात्रियों को असुविधा न हो इसके लिए रोडवेज प्रबंधन ने 50 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। पिछले साल तक प्रदेश सरकार के निर्देश पर रक्षाबंधन वाले दिन रोडवेज की बसों में महिलाओं को फ्री में सफर करने की सुविधा उपलब्ध थी। बताया ये जा रहा है कि संक्रमण बढ़ने के कारण रोडवेज प्रबंधन रक्षाबंधन के अवसर पर फ्री में महिलाओं को सफर करने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराने जा रहा। दोस्तों, आपको बता दें कि उधर रोडवेज प्रबंधन को उम्मीद है कि रक्षाबंधन के अवसर पर बसों में भीड़ हो सकती है। इसके लिए 50 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। जिस मार्ग से यात्रियों की संख्या अधिक होगी उस मार्ग पर बसों को चलाया जाएगा। रोडवेज मुख्यालय ने आदेश जारी किया है कि न्यूनतम 25 यात्री होने पर ही बस को चलाया जाए। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि बारिश से बदला है दिल्ली का मौसम। मौसम विभाग के अलर्ट से बड़ी है टेंशन। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में बुधवार के बाद गुरुवार की सुबह कुछ हिस्सों में बारिश होने से
लोगों को उमस से राहत मिल गई है। हालांकि अभी भी यहां पर बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। आपको बता दें कि पश्चिमी दिल्ली के इलाकों में सुबह से ही आसमान में अंधेरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बारिश के कारण निचले इलाकों, सड़कों पर जल भराव हो सकता है और इससे यातायात पर असर पड़ेगा। बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ने की अंदेशा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को मानसून का प्रवाह दिल्ली एनसीआर के पास बना रहेगा। इस दौरान अरब सागर से दक्षिण पश्चिम की हवाएं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में पहुंचेंगी। उन्होंने कहा कि हवा की इस प्रणाली के कारण इन स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।